Hello friends, welcome back to the Harbor and Airport Engineering. In the previous lecture, we had discussed about the basic functions and need of air traffic control. So let's start with the new topic, air traffic control network in the airport engineering. So air traffic control network is divided into the mainly three parts. Number one, control within terminal area. Number two, control over airways. Number three, airway communication. इन तीनों चीजों के बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दिया था प्रीवियस लेक्चर में। तो उसके अंदर हम डिटेल में अगर हम बात करें तो कंट्रोल विद इन द टर्मिनल एरिया जो है यानी कि जो टर्मिनल बिल्डिंग्स के आसपास यानी कि एयरपोर्ट पे जो कंट्रोल हमें करना है, एटीसी का जो फंक्शन है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो फंक्शन है, उसकी अगर हम बात करें तो इट सुपरवाइज, डिटेक्ट्स एंड मॉनिटर्स द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एट द एयरपोर्ट एंड इन द एयर स्पेस अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो एटीसी का मेन फंक्शन क्या है? जब टर्मिनल एरिया के अंदर हम बात करते हैं कंट्रोल करने के रिलेटेड, तो वो सुपरवाइज भी करता है, डायरेक्शन भी देता है और मॉनिटरिंग भी करता है। जो भी एयरक्राफ्ट रनवे पे आते हैं और रनवे से टेक ऑफ करते हैं, उन सभी के बारे में ये सब सुपरविजन, डायरेक्शन और मॉनिटरिंग का काम करता है। और जब एयर स्पेस में एयरक्राफ्ट होता है तो 8 किलोमीटर तक उसको सुपरवाइज करना, डायरेक्शन देना और मॉनिटरिंग करना भी ये एटीसी का काम होता है। डायरेक्ट्स द एयरक्राफ्ट विद इन रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर। अगर रेडियस के बारे में अगर हम बात करें तो 45 किलोमीटर तक की रेडियस में हमें एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली सुपरवाइज करना चाहिए, जो कि एटीसी काम करता है। नंबर टू, कंट्रोल ओवर एयरवेज, ARTCC यानी कि एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि एयरवेज पे जब एयरक्राफ्ट होता है यानी कि टेक ऑफ करने के बाद जब डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता है एयरक्राफ्ट, तो उसके बीच में जो एयरवेज होता है उसका कंट्रोल ये ARTCC करता है। जो भी जियोग्राफिकल एरियाज है उसका वो इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ARTC जो है वो प्रोवाइड की गई है मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, नागपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, दिल्ली एंड जोधपुर। तो ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इंपॉर्टेंट सिटीज है, वहां पर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जिसको हम कंट्रोल ओवर एयरवेज कहते हैं। और ARTCC जो है वो एक बॉडी है जो इसके ऊपर काम करती है। तो IFR कंडीशंस के अंदर वो ये ARTCC जो है वो काम करती है, ठीक है। और विदाउट रडार कवरेज प्रिफर्ड टाइम डिले इज 10 मिनट इन सेम एल्टीट्यूड, ओके। इन रडार, इफ रडार फैसिलिटी इज अवेलेबल देन मिनिमम सेपरेशन इज 8 किलोमीटर। रडार फैसिलिटी अवेलेबल है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, तो वो मिनिमम सेपरेशन जो है वो 8 किलोमीटर का दे सकता है। तीसरा जो नेटवर्क का मेन पार्ट है वो है एयरवे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो फ्लाइट सर्विस स्टेशन जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं एयरक्राफ्ट के पायलट को टू रिलाई ATC मैसेजेस बिटवीन ARTC एंड en route aircraft, instructions to the pilot, weather, navigation aids, etc. Then two most important flight rules are नंबर वन, विजुअल फ्लाइट रूल्स, VFR जिसको हम कहते हैं, और नंबर टू, इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स यानी कि IFR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे। VFR मीन्स ड्यूरिंग VFR वेदर कंडीशंस द फ्लाइट रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट्स बाय विजुअली ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट को पायलट इजीली फ्लाइट में से ही विजुअली इंस्पेक्ट कर सकता है तो उसको हम कहते हैं VFR, विजुअल फ्लाइट रूल्स, ओके। उसको हम
क्लियर वेदर फ्लाइंग भी कह सकते हैं कि क्लियरली वो सब कुछ दिखता है पायलट के आसपास और थोड़े डिस्टेंस तक वो सब कुछ क्लियरली विजिबल होता है, तो क्लियर एनवायरनमेंट होता है, तो हम वहां पर कह सकते हैं कि वो VFR। एयरक्राफ्ट कैन मेंटेन सेफ सेपरेशन बाय विजुअल मींस, इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट को और उससे दूर भी रह सकता है। सो ड्यूरिंग रूट नो नीड ऑफ ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे वेदर में, क्लियर वेदर में, ठीक है, तो उसको हम VFR कहते हैं। अब IFR क्या है? इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स, IFR। So it is used when the visibility is inadequate during night time or due to cloudy or foggy weather। जब वेदर कंडीशंस बहुत ही खराब हो या फिर नाइट पीरियड में जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंडिंग करता है या फिर फॉगी वेदर है, ठीक है, तो उस जगह पर ये IFR, ILS नहीं मगर IFR यहाँ पर आएगा IFR। तो IFR जो है वो अप्लाई किया जाता है और फ्लाइट को इजीली टेक ऑफ और रनवे टेक ऑफ और लैंडिंग करने में फैसिलिटी मिलती है और अपने एयरवेज में भी विजुअली सब कुछ देखने की परमिशन मिलती है। Visual flight rules are a set of regulations under which a pilot operates an aircraft in weather condition, generally clear enough to allow the pilot to see where the aircraft is going। ठीक है, वो तो हमने अभी बात की, वही है यहाँ पर। The pilot must be able to operate the aircraft with visual reference to the ground and by visually avoiding obstructions and other aircraft। ओके, तो विजुअली वो सब कुछ देख सकता है पायलट एयरक्राफ्ट में बैठे बैठे, ठीक है, ग्राउंड पे पड़ा हुआ जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी विजुअली क्लियरली देख सकता है, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आएंगे, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस, VFR। So if the weather is below VMC, pilots are required to use instrument flight rules। तब पायलट को IFR का यूज करना पड़ेगा। जब वेदर कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, विजुअली वो कुछ भी देख नहीं सकता है, तब फॉगी वेदर है तब। एंड ऑपरेशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट विल प्राइमरली बी थ्रू रेफरेंसिंग द इंस्ट्रूमेंट्स रादर देन विजुअल रेफरेंस। विजुअल रेफरेंस की जगह पर उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइमरली उसको इंस्ट्रूमेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। So IFR described as bad weather or blind flying, इसको भी हम blind flying भी कह सकते हैं। So when visibility is poor, height of cloud falls below the VMC। जब visibility poor होती है तब, और उसके साथ साथ हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो भी क्लाउड है, ठीक है, वो भी VMC के नीचे आ जाते हैं, तब ये दिक्कतें पैदा होती है और हमें IFR के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करना होता है, ठीक है। तो रिजिड ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि पायलट प्रिपेयर फ्लाइट प्लान्स, रूट, अल्टीट्यूड, टाइम, वंस अप्रूव्ड नो चेंज इज अलाउड। वो तो हमने पहले भी बोला था कि एक बार जब पायलट रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स कर लेते हैं, अपना रूट, अल्टीट्यूड और टाइम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ATC के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलते हैं। मगर ऐसी कंडीशंस में उनको IFR का यूज करना होता है। So in VFR, flight control conducted by visual, IFR is used during the poor visibility, during night time, during cloudy or foggy weather। Okay, so during all visibility conditions following 2 ATC aids are always available to the pilot। अगर विजिबिलिटी के अगर हम बात करें तो उसमें एक आता है एंड रूट एड्स और एयरवे एड्स और दूसरा है लैंडिंग एड्स। इन दोनों को ध्यान में रखने के बाद पायलट जो है वो आगे बढ़ता है, और उसमें हम डिटेल में अगर हम बात करें एन रूट एड्स के बारे में, या फिर हम उसको कहते हैं एयरवे एड्स, तो वो क्या है? सो फॉलोइंग एड्स आर एरिया अवेलेबल टू द पायलट ड्यूरिंग हिज फ्लाइट फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू द अदर एयरपोर्ट। जब वो एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाता है तो उसके लिए ऐसा एरिया जो है वो अवेलेबल होता है, जिसे हम एयरवे बीकॉन कहते हैं। लो मीडियम फ्रिक्वेंसी रेडियो रेंज भी होता है,
वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज भी होता है जिसको हम VOR कहते हैं। टेक्टिकल एयर नेविगेशन यानी कि टैकॉन, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट भी होते हैं DME, मार्कर बीकॉन, डायरेक्शन फाइंडर, एयर रूट सर्विलियंस रडार जिसको हम ARSR कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एन रूट एड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं इंस्ट्रूमेंट की तौर पे, स्ट्रक्चर्स की तौर पे, ठीक है, ताकि एक विजुअली फ्लाइट जो जा रही है उसको विजुअली सब क्लियर दिखे और किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस ना आए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और किसी भी वेदर कंडीशंस में या फिर नाइट टाइम में भी एयरक्राफ्ट जो है वो इजीली वहां से नेविगेट कर पाए। तो इसके लिए ये जो 8 इंस्ट्रूमेंट्स कहे या स्ट्रक्चर कहे या फिर फैसिलिटी कहे वो रखी जाती है। एयरवे बीकन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे एयरवे बीकन जो है वो बनाए जाते हैं, एक तरह के स्ट्रक्चर। सो इन पास्ट दिस इज ओनली मीन्स फॉर एयर नेविगेशन, एयर नेविगेशन के लिए ही ऐसे एयर बीकन यूज किए जाते हैं। 40 किलोमीटर अपार्ट इन एयर रूट्स, एयर रूट से 40 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। एन एयरवे बीकन इज ए rotating light on a tower once used extensively in the United States for visual navigation by airplane pilots along a specified airway corridor। जो एयरवे कॉरिडोर होते हैं वहां पर ऐसे रोटेटिंग लाइट्स जो है वो इस तरह के टावर के ऊपर प्रोवाइड की जाती है ताकि विजुअली जो एयरपोर्ट एयरप्लेन के पायलट्स हैं उनको दिख पाए, ठीक है, जो कि अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है अभी। दूसरा है लो मीडियम फ्रीक्वेंसी रेडियो रेंज जिसको हम LF या फिर MF कहते हैं, ठीक है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया जाता है, स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है जो कि 90 डिग्री ईच 4-वे कम्युनिकेशन होता है। रेडियो रेंज एमिट्स रेडियो बीम, ठीक है, रेडियो बीम जो है वो निकलता है इस स्ट्रक्चर से। Each beam directed on airway, ठीक है। Pilot flying in airway tunes of the frequency of the radio beam. Steady tones indicate right course. Dot dash और dash dot signal indicate not correct route, ठीक है। इस तरह का अगर सिग्नल इंडिकेट होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में से तो हम कह सकते हैं कि वो डॉट डैश या फिर डैश डॉट है जो कि करेक्ट रूट इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। हाईली वेदर ससेप्टिबल, तो इस तो उसके बाद है VOR, उसको हम VHF भी कह सकते हैं, यानी कि वेरी हाई ओमनी डायरेक्शनल रेंज। ओमनी डायरेक्शनल रेंज उसका मतलब क्या है कि जो भी एयरक्राफ्ट आता है उसकी रेंज में रडार में, ठीक है, 105 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो भी एयरक्राफ्ट उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर फैसिलिटी से गुजरता है तो वो प्रॉपरली इस इंडिकेटर में दिखाता है कि यहाँ से एयरक्राफ्ट जो है वो जा रहा है, इतनी दूरी पर ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर ये जो फैसिलिटी है वो बनाई जाती है। उसके फंक्शंस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ रेडियो नेविगेशन सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट, ठीक है, रेडियो नेविगेशन सिस्टम है ये। और ये जो है वो मैग्नेटिक बेरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है टू एंड फ्रॉम द स्टेशन। जब वो स्टेशन से निकलता है या फिर स्टेशन पे आता है तो ये मैग्नेटिक बेरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। ओमनी का मतलब क्या है कि ऑल एंड ओमनी डायरेक्शनल रेंज मींस VOR स्टेशन ट्रांसमिट सिग्नल इन ऑल डायरेक्शन। उसकी 360 डिग्री डायरेक्शन में ये रेडियो स्टेशंस जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो उससे उसकी रडार में जो आता है एयरक्राफ्ट वो पता चल जाता है, ठीक है, वो स्क्रीन पे दिखाता है, कितनी डिस्टेंस पे है वो भी दिखाएगा। हमने एक फिगर जो है वो भी देखी प्रीवियस स्लाइड में उस तरीके से। VOR function as marking for the beginning, center line and the end of the airways. In short word, VOR guide an aircraft from point A to point B, from point B to point C. तीसरा है VHF और VOR, ठीक है, जो कि हमने अभी बोला
वो ही इक्विपमेंट यहाँ पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके का इक्विपमेंट इसमें यूज होता है। तो इस तरीके का इक्विपमेंट जो है वो VOR का है, उसमें यूज होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट के टेल पोर्शन पे इस तरीके का एंटेना जो है वो लगाया जाता है। तो इस तरीके का इंडिकेटर रिसीवर जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेशन जो है वो एंटेना इस तरीके का होता है। सो दी VOR ग्राउंड एंटेना इज ओरिएंटेड टू मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में वो ओरिएंटेशन उसका होता है। और उसके अंदर सिंगल स्टेशनरी एंटेना होता है सेंटर पे। रोटेटिंग एंटेनास भी होते हैं ताकि 360 डिग्री रेडियस में वो किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि एयरक्राफ्ट को दिखा सके। और 360 डिग्री बेरिंग्स जो है जिसको हम रेडियल्स कहते हैं वो भी होते हैं। VOR ground installations are strategically located along air routes and airport to ensure continuity of guidance. Okay, so उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, एयर ग्राउंड कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि जो भी वेदर कंडीशंस है, किसी भी तरह की दूसरी इंफॉर्मेशन है, एयर ट्रैफिक ना हो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पायलट को प्रॉपर मिलनी चाहिए। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन एंड अदर फ्लाइट और इंस्ट्रक्शंस एज ही प्रोग्रेसेस अलोंग एन एयरवे। दैट इज पायलट यूजिंग IFR may require to change his route. Pilot has to send requisition and get approval from ARTC यानी कि एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। सो ARTC से इंफॉर्मेशन दी जाती है जब IFR होता है यानी कि विजिबिलिटी पुअर होती है, तब पायलट को रूट भी चेंज करना पड़ता है। तो जब रूट चेंज करना होता है इस तरह की कंडीशंस में उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी डिजास्टर हो सकती है। तो वो इंफॉर्मेशन देने के लिए एयर ग्राउंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। पांचवा है टेक्निकल एयर नेविगेशन, TACAN। इस तरीके का टेकन जो है वो बनाया जाता है ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, जिसको हम एक्रोनिम भी कह सकते हैं। एक तरह की नेविगेशन सिस्टम है जो कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ज़्यादातर यूज होती है और वो यूज़र को बेयरिंग्स और डिस्टेंस के बारे में बताती है। ठीक है, तो ये एक तरह की फैसिलिटी भी यूज होती है। छठा है डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। एयरक्राफ्ट का डिस्टेंस जो है वो मेजर करता है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, इंक्लाइन डायरेक्शन में भी। तो इस तरीके की फैसिलिटी वहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है। DME जिसको हम कहते हैं, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट। तो एक तरह का ट्रांसपॉन्डर होता है, रेडियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ होता है, जो कि स्लैंट रेंज डिस्टेंस टाइमिंग के साथ बताता है। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स भेजता है ताकि वो डिस्टेंस मेजर कर पाए, स्लैंट रेंज डिस्टेंस जो है वो भी मेजर कर पाए। उसके बाद 7 मार्कर बियकॉन। तो ऐसे बियकॉन जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। A marker beacon is a particular type of VHF, radio beacon, used in aviation, usually in conjunction with an instrument landing system. लैंडिंग सिस्टम के साथ ये मार्कर बियकॉन भी यूज होते हैं। तो पायलट को पता चलता है कि पोजीशन क्या है रूट की। ठीक है, डेस्टिनेशन तक जो उसको पहुंचना है, रनवे तक उसको पहुंचना है, तो वो प्रॉपर पोजीशन जो है वो पायलट को दिखाता है। तो वो पायलट जो है वो रूट जो है वो प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर पाए और इजीली लैंडिंग कर पाए। उसके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और ये जो है 8 नंबर का वो डायरेक्शन फाइंडर है। ठीक है, रेडियो डायरेक्शन फाइंडर और ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर दो तरीके के होते हैं। हम इंस्ट्रूमेंट भी देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड में। ठीक है, फिगर के साथ यहाँ पर एक फैसिलिटी जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि डायरेक्शन फाइंडर है। ओके, तो उसमें रेडियो डायरेक्शन फाइंडर जो है वो एक तरह की डिवाइस होती है जो कि
रेडियो सोर्स जो होता है उसकी डायरेक्शन दिखाता है। The basic idea is to use two or more measurements of the same signal and then use slight differences between the measurements to determine the direction of the station. स्टेशन की डायरेक्शन जो है वो दिखाता है, तो इस तरीके का डायरेक्शन फाइंडर भी यूज किया जाता है। और 9वां है एयर रूट सर्विलियंस रडार। तो ये रडार फैसिलिटीज जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि डायरेक्शन भी दिखाती है, कोऑर्डिनेशन भी करती है जब IFR ट्रैफिक होती है तब, और स्पेसिफिक टर्मिनल एरियाज पे ये प्रोवाइड की जाती है। अप्रोच एंड डिपार्चर के लिए ये ज़्यादातर यूज होती है। ठीक है, एयर रूट सर्विलियंस रडार। ओके, तो जिसको हम ARSR भी कहते हैं। लॉन्ग रेंज रडार इक्विपमेंट यूज हो सकता है कंट्रोल एयर स्पेस में टू मैनेज द ट्रैफिक अबाउट 100 किलोमीटर थ्रू आउट द कंट्री, डिटेक्ट एयरक्राफ्ट विद इन 200 to 600 किलोमीटर्स की रेंज में भी ये डिटेक्ट करता है एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लैंडिंग एड्स के साथ शुरुआत करेंगे हमारे लेक्चर की। ओके, थैंक यू।